हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसी उम्मीद और आशा के साथ हम लोग आप सबके बीच फिर से हाजिर हुए हैं, नए टॉपिक्स के साथ, नए कंडीशन के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। और इसी कंडीशन को फॉलो करते हुए चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे यही उम्मीद और आशा होगी कि आप सब आज का सेशन भी लाइक करेंगे और साथ ही साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा थंबनेल लगा हुआ था, वो थंबनेल किस पे था, वन शॉट वीडियो पर। और वन शॉट वीडियो किसका, फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री क्लास 10th यानी केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है भाई, आप सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस अब यहां पे आपको क्या ध्यान देना है कि आप केमिकल रिएक्शन आप किसे कहोगे और इक्वेशन आप किसे कहोगे। तो इस चीज को ध्यान देने के लिए आपको एक कंडीशन ध्यान देनी होगी कि जब भी आप केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, रिएक्शन। तो रिएक्शन का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन। सिंपल सी बात याद रखिएगा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, यानी ऐसा कंडीशन, ऐसा नेचर जिसमें क्या होता है, कन्वर्जन होता है, चेंज होता है। क्या चेंज होता है, अब यहां पे आपको ध्यान देना है। तो रिएक्शन में क्या चेंज होता है, रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट किस में चेंज हो जाता है, प्रोडक्ट में हो जाता है। अब अगर हमें यह बात पता चल गई कि भाई रिएक्टेंट चेंज होगा, प्रोडक्ट में होगा, तब हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज को ध्यान देने के लिए आपको एक बात ध्यान देनी है कि यहां पे जो रिएक्टेंट होता है, अगर हम इसकी बात करें तो रिएक्टेंट क्या होता है, दैट कंपोनेंट which is participate in changing or that is changed। अब ये कहा गया कि ऐसा कंपोनेंट जो पार्टिसिपेट करता है चेंजिंग में या जो चेंज हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। अब प्रोडक्ट किसे कहते हैं, आफ्टर चेंजिंग the component which is formed। अब ये कहा जा रहा है कि ऐसा कंपोनेंट जो क्या होता है, चेंजिंग के बाद फॉर्म होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो अब इसी कंडीशन को हम लोग क्या करते हैं, समझते हुए चलते हैं। तो अब यहां से हमें एक कॉन्सेप्ट ऐसे ध्यान देना है, हमें क्या लिखना है, रिएक्टेंट चेंज होके क्या बना रहा है, प्रोडक्ट। क्या बना रहा है, प्रोडक्ट। तो अब यहां पे आपको एक बात ध्यान देनी है कि रिएक्टेंट ये क्या होगा, चेंज होगा, चेंज इनटू प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट आप यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, आफ्टर चेंजिंग which is obtained, यानी ऐसा कंडीशन जो चेंजिंग के बाद मिले, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। अब जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में आपको दो कंडीशन आपको ध्यान देना है। एक कंडीशन आपको ध्यान देना है सबस्ट्रेट, और सेकेंड वन आपको क्या ध्यान देना है, रिएजेंट। क्या ध्यान देना है, रिएजेंट। अब सबस्ट्रेट क्या होगा, on which other molecule perform changing। अब ये कहा जा रहा है कि जिस पर कोई दूसरा मॉलिक्यूल चेंजिंग परफॉर्म कर देगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सबस्ट्रेट कहेंगे। और रिएजेंट आप किसे कहोगे, that component which is
generally help in changing on substrate। अब कहा यह जा रहा है कि ऐसा कंपोनेंट जो चेंजिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, किस पर पार्टिसिपेट कर रहा है? सबस्ट्रेट पर। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? रिएजेंट कहेंगे। ये बात क्लियर हो गई। तो यहां से आपको एक कंडीशन समझ में आ गई कि सबस्ट्रेट ऑन रिएजेंट। अब इसको कैसे समझेंगे? जैसे मान लेते हैं हमारे पास, मान जैसे ये हमारा पाम है, हथेली। अब ये हमारा क्या है? पेन है। अब भाई ये हमारा हाथ है और ये पेन है। अब जैसे ही हाथ पे आप कुछ लिखेंगे, अब जैसे मैंने ये एम लिख दिया, तो ये एम लिखने का मतलब क्या है कि मैंने एम लिखा, किस पर लिखा? पाम पर। तो हमारा पाम क्या हो गया? सबस्ट्रेट हो गया। और ये जो पेन है ना, ये क्या हो गया? रिएजेंट। यानी इसकी हेल्प से एम लिखा गया। तो जिसकी हेल्प से होता है रिएक्शन, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिएजेंट। और जिस पर यह रिएक्शन प्रोसीड कर जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट कहते हैं। यह बात क्लियर हो गई। तो यहां से अभी तक मैंने आपसे बात कर लिया रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बारे में। अब जैसे ही नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमें समझना होता है, अब यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में। अब जैसे ही आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आपको क्या समझना है कि भाई रिएक्शन तो हो रहा है, रिएक्शन होने के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ क्राइटेरिया होती हैं कि कैसे ये रिएक्शन प्रोसीड कर पाता है, कैसे ये रिएक्शन फॉरवर्ड होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। अब जैसा कि आप जान सकते हैं बेटा कि आपको पता होगा कि जो रिएक्शंस है ये कितने टाइप के होते हैं और कैसे डिवाइड किए गए। तो भाई आपको ध्यान देना है, सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ हीट। ऑन द बेसिस ऑफ हीट। अगर बेटा हीट के बेसिस पे बात करें रिएक्शन, तो हम लोग बात करते हैं हीट के बेसिस पर टू टाइप। एक हमारा क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकेंड वन हमारा क्या होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे ही जब हम बात करते हैं दूसरे स्टेप में, दूसरा हमारा क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। अगर बेटा आपसे डायरेक्शन के बेसिस पे पूछा जाए तो भी आपको यहां दो पॉइंट याद रखना है। एक क्या होगा? यूनिडायरेक्शनल। क्या होगा? यूनि डायरेक्शनल। और सेकेंड वन आपका क्या होगा? बाई डायरेक्शनल। और जब बेटा हम थर्ड वन की बात करेंगे, थर्ड वन क्या होगा? ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन और डिकम्पोजिशन। अब अगर ऐसा नेचर आ जाए तो इसके बेसिस पे हम लोग इसमें कितने पार्ट करेंगे? 5 पार्ट करेंगे। सबसे पहला यहां पे क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड वन क्या होगा? डिकम्पोजिशन। क्या होगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड वन क्या होगा? थर्ड वन आपका होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ वन आपका क्या होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और फिफ्थ वन आपका क्या होगा? रेडॉक्स। क्या होगा? रेडॉक्स। अब जैसे ही आप ये रिएक्शन समझ लेंगे, इसके बाद आपको समझना होगा रिएक्शन बैलेंसिंग। आप बैलेंस कैसे करेंगे, इनके बारे में भी आपको ध्यान देना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट। ये बात क्लियर? यानी अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट, तो अब यहां पे आपको बस सिंपल हर एक कंडीशन को ध्यान देना है और समझना है। यहां पे आपको बेवकूफी नहीं करनी है बेटा, क्योंकि यहां पे अगर आप एक एक पॉइंट क्लियर कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 4 to 5 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले, सारे मार्क्स यहीं से आपको मिलेंगे। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट को यहीं पे समझते हैं।
ऑन द बेसिस ऑफ हीट, मैंने आपको बेटा दो पैटर्न बताया कि दो तरीके से आपको केमिकल रिएक्शन समझना है। एक आपको क्या समझना है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दूसरा आपको क्या समझना है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब यहां पे आपको ध्यान देना है कि वर्ड ही है, इस वर्ड से ध्यान दीजिए, क्या वर्ड है, एक्स। एक्स से आपको याद रखना है एग्जिट, और सेकेंड वर्ड क्या है, थर्मिक। थर्मिक वर्ड से आपको याद रखना है थर्म, और थर्म का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर। क्या होता है, टेम्परेचर। अब यहां से सिमिलर कॉन्सेप्ट यहां भी तो आएगा भाई, थर्म यहां भी है, तो इसका मतलब तो ये हो गया। अब लेकिन यहां पे एक्सो था तो एक्स का मतलब क्या हो गया, एग्जिट। यहां पे क्या है, एंडो। एंडो का मतलब क्या होता है, इनर या इन कह लीजिए। तो अब यहां पे एग्जिट हो रहा है तो यहां इन हो रहा है, तो यहां पे बस मैं क्या कह दूं, एंट्री। अब यहां पे आपको ध्यान देना है, क्या एग्जिट हो रहा है, टेम्परेचर। यानी सिंपल से वर्ड में अगर आपको याद रखना है तो आप क्या याद रखेंगे, रिमूवल ऑफ हीट। एक्सोथर्मिक कहने का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ हीट, और एंडोथर्मिक कहने का मतलब क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। अब अगर ऐसे कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर करना है तो इसमें आपको क्या समझ में आया कि अगर जिसमें हीट रिलीज होगा वो एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगा वो क्या होगा, एंडोथर्मिक। अब जैसे दो रिएक्शन मैकेनिज्म एक साथ ही समझते चलते हैं। अब मैंने A प्लस बी प्लस क्या बना दिया, C। यहां पे A प्लस बी, यहां से भी सिमिलर कॉन्सेप्ट C। अगर भाई A प्लस बी ये जो रिएक्टेंट है ये आपस में रिएक्शन किए और क्या बन गया, C। साथ ही साथ अगर मैंने ऐसे प्लस हीट लिख दिया तो ये किस रिएक्शन को शो करेगा, ये शो करेगा एक्सोथर्मिक। अगर मैंने यहां पे ऐसे लिख दिया माइनस हीट तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एंडोथर्मिक। एक बात क्लियर। अब यही तरीका होता है बेटा पैटर्न चेंज करने का, A प्लस बी माइनस सी, ओ सॉरी यहां पे आपको करना है A प्लस बी माइनस हीट और क्या फॉर्म करना है, C। अब यहां से A प्लस बी प्लस हीट किसको फॉर्म करना है, C। अब यहां पे बस आपको ये डायरेक्शन देखना है कि अगर हीट का डायरेक्शन प्रोडक्ट के साइड में पॉजिटिव साइन के साथ है तो इसका मतलब है ये किस रिएक्शन मैकेनिज्म को शो करेगा, एक्सोथर्मिक। अगर निगेटिव साइन के साथ है तो किसको शो करेगा, एंडोथर्मिक। अगर यही रिएक्टेंट के साइड में आ जाए बेटा तो रिएक्टेंट के साइड में जो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा इसमें हम साइन क्या डिनोट करेंगे, निगेटिव साइन। अगर एंडोथर्मिक है तो कौन सा साइन डिनोट करेंगे, एक्सोथर्मिक। अब दूसरी चीज ये आपको समझनी है कि भाई ये एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन को पहचानेंगे कैसे, तो बस आपको यहां फील याद रखना है। क्या याद रखना है, फील। अगर बेटा आपको हॉट फील आए यानी किसी चीज को टच करो, अगर वो टच करने पे हॉट फील आ जाए या गर्म फील आ जाए तो उसे हम किसमें समझेंगे, एक्सोथर्मिक में। और यहां पे अगर हम फील की बात कर रहे हैं और कैसा फील आ जाए, कोल्ड आ जाए, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, एंडोथर्मिक। ये बात क्लियर। दूसरी चीज, ये तो हॉटनेस और कूलनेस से आप कोई लेना देना नहीं है, बस हमें ये समझना है कि अगर कोई चीज टच करने पे, छूने पे गर्म लगे तो वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक। अगर टच करने पे क्या फील हो जाए, ठंडा फील हो जाए, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एंडोथर्मिक। ये बात क्लियर। अब जैसे ही ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लेते हैं, फिर यहां आपको एक, जैसे आपसे एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि एक एग्जाम्पल दीजिए, तो बस भाई आपको कुछ करना नहीं है, यहां पे सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेना है एक्सोथर्मिक में। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे ही आप कैल्शियम कार्बोनेट को वाटर के साथ डिसॉल्व कराते हो यानी वाटर के साथ रिएक्शन कराते हो तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। किसमें कन्वर्ट होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। साथ में ये क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में ये क्या रिलीज कर दिया, हीट। यानी जब आप चूने को पानी में मिला के उसे रखते हो तो आप फील करोगे, आप देखोगे कि ये बहुत तेज गर्म हो जाता है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को। ये बात क्लियर। अब जब आप यही काम ब्लीचिंग
सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कर रहे हो, वाटर के साथ आप इसे मिलाते हो, तो ये क्या करता है, 10 मॉलिक्यूल को लेके क्या बना देता है, बेकिंग सोडा NaSCO3.10H2O। अब जैसे ही ये फॉर्म हो गया तो यहां पे हमें क्या करना होता है, इस रिएक्शन को कराने के लिए हीट देना पड़ता है। तो अब बताइए, इस मैकेनिज्म में हीट यहां पे ऐड हुआ है और यहां पे हीट क्या हुआ है, रिलीज हुआ है। तो इसी कॉन्सेप्ट से हमें यह बात समझ में आएगी कि क्या है, अगर आपको गर्म लग रहा है तो एक्सो, अगर ठंडा लग रहा है एंडो। दूसरी चीज, अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो घर में आप एग्जांपल अपने घर पे कर सकते हो। आप क्या लो, आप डिटर्जेंट लो, डिटर्जेंट को हाथ में रखने के लिए आप अपने हथेली पे रखो, पाम पे। तो आप क्या करिए, उसमें 2-3 ड्रॉप वाटर डालिए। जैसे 2-3 बूंद आप पानी डालते हैं तो आपको वो बहुत तेज गर्म फील होता है। जब गर्म फील हो तो वो कौन सा रिएक्शन शो कराएगा, एक्सोथर्मिक। और जैसे ही आप आइस के कोई क्रिस्टल ले लो, आइस का टुकड़ा ले लो, उसे अपने हाथ में रखते हो तो आपको कैसा फील होगा, ठंडा फील होगा। तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन को। ये बात क्लियर हो गई। अभी मैंने आपसे क्या बात कर लिया, रिएक्शन मैकेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ हीट। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, रिएक्शन सेकेंड वन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। अगर बेटा आप सबको समझ में आ रहा है, आप सबको मजा आ रहा है, तो आप सब ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चलिए। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। अब इसकी अगर हम बात कर रहे हैं, डायरेक्शन के बेसिस की बात कर रहे हैं, तो यहां पे आपको क्या करना होगा, 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा। मैंने आपको 2 पार्ट क्या बताया, एक मैंने आपको बताया यूनि डायरेक्शनल और सेकेंड वन मैंने आपसे क्या बताया, बाई डायरेक्शनल। क्या बताया, यूनि डायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल। अब जैसे ही यूनि डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, यूनि का मतलब क्या होता है, यूनि का मतलब होता है सिंगल, और डायरेक्शनल का मतलब है डायरेक्शन से। और यहां बाई का मतलब क्या होता है, डबल। डबल यानी 2। डबल का मतलब क्या है, 2 डायरेक्शन, और सिंगल का मतलब क्या है, 1 डायरेक्शन। यानी अगर ऐसा रिएक्शन हो रहा है जो सिंगल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी एक बार कोई जाए फिर वापस आ जाए, ऐसा कंडीशन नहीं है, जाए तो जाए ही, लौट के ना आए, ऐसी सिचुएशन। अब यहां पे जैसे मान लीजिए ए और बी को मिलाया और सी बना, सी से वापस ए और बी नहीं मिल पा रहा है, तो इस रिएक्शन मैकेनिज्म को हम लोग क्या कहेंगे, यूनि डायरेक्शनल। क्या कहेंगे, यूनि डायरेक्शनल। और जब ऐसा हो जाए कि हम ए और बी को मिलाएं, इससे हमें सी भी मिले और वापस से सी को ब्रेक करें तो हमें वापस क्या मिल जाए, ए और बी मिल जाए, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, बाई डायरेक्शनल। यानी अगर ऐसा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है तो यूनि डायरेक्शनल, अगर ऐसा फॉलो हो रहा है तो बाई डायरेक्शनल। ये बात क्लियर हो गई। अब इसमें एक चीज आप ऐसे एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं कि अगर भाई कोई गया यहां से दिल्ली गया, वापस वहां से नहीं लौटा, वहीं उसने अपना घर और बना के वहीं रहने लगा, वापस वो इधर प्रयागराज नहीं वापस आया, तो वो क्या किया, यहां से गया ही, लौट के नहीं आया। तो ये कौन सी कंडीशन है, इसे बोलते हैं यूनि डायरेक्शनल। लेकिन अगर कोई यहां से प्रयागराज से दिल्ली जा रहा है, वर्क कर रहा है, वर्क करने के बाद वो वापस प्रयागराज वापस लौट के आ रहा है, तो यानी वो एक बार दिल्ली गया भी वापस भी आया, तो ऐसी कंडीशन में क्या रिप्रेजेंट करता है, बाई डायरेक्शनल। ये बात क्लियर हो गई। अभी मैंने आपसे 2 तरीके का केमिकल रिएक्शन बात कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है भाई, नेक्स्ट स्टेप हमें क्या समझना है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन और डिसोसिएशन। अब भाई कहा यह जा रहा है, कॉम्बिनेशन और डिसोसिएशन के बेसिस पे आपको केमिकल रिएक्शन की बात करनी है। अब सिंपल कॉन्सेप्ट है, इन्हें आप अगर एक बार आपको अच्छे समझ में आ गया ना, तो मैं गारंटीड ये बात कर रहा हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में 4 to 5 मार्क्स जो इस चैप्टर से है वो कहीं नहीं जाने वाले, आपको यहीं से मिलके जाएगा। तो चलिए, इसमें सबसे पहला मैंने आपको क्या बताया कि भाई मैंने इसे 5 स्टेप बताया था, अगर आपको याद होगा मैंने क्या बताया था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बताया था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं, सिंपल वर्ड में आपको याद रखना है, व्हेन 2
or more than two reactant form one product. Reactant form one product. कहा यह जा रहा है जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट ले लिए जाएं और उससे हमें क्या मिले, केवल एक प्रोडक्ट मिले, ऐसी सिचुएशन को हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कहने का मतलब क्या है कि A प्लस बी मिलाया क्या बन गया, C बन गया, तो ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। या हमने A प्लस बी प्लस C मिलाया और मान लेते हैं Z बन गया, तो ये कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब जैसे एग्जाम्पल में आप क्या देख सकते हैं कि भाई कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन किस स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में, ऑक्सीजन किस स्टेट में होता है, गैसियस स्टेट में, और जैसे ही ये मिल गए तो ये क्या बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी गैसियस स्टेट में होता है। अब ये बताइए कि कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों पूरी तरीके से मिलके ये कंपाउंड बना रहे हैं, यानी ये दो अलग अलग रिएक्टेंट थे, कार्बन अलग ऑक्सीजन अलग, लेकिन जो प्रोडक्ट बना वो क्या बन गया, एक कंपाउंड, कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात क्लियर। अब जैसे ही चलते हैं बेटा सेकेंड वन, यहां पे सेकेंड वन में आपको क्या ध्यान देना है, डिसोसिएशन रिएक्शन। क्या ध्यान देना है, डिसोसिएशन रिएक्शन। डिसोसिएशन रिएक्शन में आपको क्या ध्यान देना है कि इट इज इनवर्स विथ कॉम्बिनेशन, इनवर्स विथ कॉम्बिनेशन, यानी ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा। अब कॉम्बिनेशन क्या कहता है, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट और वन प्रोडक्ट। अब यहां पे उल्टा आपको कहना है ना, तो यानी यहां वन रिएक्टेंट पार्टिसिपेट in formation of two or more than two product। अब रिएक्टेंट वन हो जाए लेकिन जो प्रोडक्ट बने वो क्या बने, टू और मोर देन टू बन जाए। अब जैसे मान लेते हैं हमने क्या लिया, मान लेते हैं हमने क्या ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इससे क्या मिल गया हमें, कार्बन सॉलिड और ऑक्सीजन गैस। अब ये बताओ यहां पे अकेला एक कंपाउंड था ना, कार्बन डाइऑक्साइड, दो अलग अलग हमें प्रोडक्ट मिल गए, कार्बन और ऑक्सीजन, तो ये कौन सा रिएक्शन है, डिसोसिएशन रिएक्शन। ये बात क्लियर हो गई। यानी कॉम्बिनेशन में दो या दो से अधिक जो रिएक्टेंट है वो आपस में मिलकर एक प्रोडक्ट बनाएंगे, डिसोसिएशन में एक रिएक्टेंट से क्या बनेगा, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बन जाएगा। अब थर्ड वन चलते हैं, थर्ड वन में हमारा क्या आएगा, थर्ड वन में हमारा आएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहेगा कि one component's part is displaced by another, अगर कंपोनेंट का एक पार्ट दूसरे पार्ट से क्या कर दिया जाए, डिस्प्लेस कर दिया जाए, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी यहां पे आपको टू टाइप से समझना है। एक क्या होगा, मेटल डिस्प्लेसमेंट, क्या होगा, मेटल डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड वन क्या होगा, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। अब मेटल डिस्प्लेसमेंट को ही हम लोग क्या कहेंगे, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, और नॉन मेटल में डिस्प्लेसमेंट को निगेटिव। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट को ही हम लोग और क्या वर्ड यूज करते हैं, कैटायन डिस्प्लेसमेंट। निगेटिव को हम लोग क्या यूज करते हैं, एनायन डिस्प्लेसमेंट। ये बात क्लियर। अब यहां से आपको क्या समझ में आ गया, कैटायन एंड एनायन। अब यहां पे यही बात आपको करनी है कि भाई कैटायन कब होते हैं और एनायन कब होते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमें क्या समझना है, कैटायन डिस्प्लेसमेंट। किसकी बात समझनी है, कैटायन डिस्प्लेसमेंट, यानी मेटल डिस्प्लेसमेंट के टर्म को समझना है। अब यहां पे आपको क्या समझना है कि व्हेन
मेटेलिक रिएक्टेंट डिस्प्लेस विथ ईच अदर। अब कहा यह जा रहा है कि अगर मेटेलिक रिएक्टेंट है और वो एक दूसरे को अपने आप को अदला बदली कर ले रहा है, तो इसी रिएक्शन मैकेनिज्म को हम लोग क्या कहेंगे? मेटल डिस्प्लेसमेंट। अब इसे कैसे समझेंगे? अब जैसे मान लेते हैं हमने ले लिया बेटा ZnSO4 और साथ में हमने क्या ले लिया? CO, कॉपर। अब क्या हुआ कि बाद में ये कॉपर किससे जुड़ गया? SO4 से, और क्या निकल गया? यहां पे CuSO4 और क्या निकल गया? Zn, जिंक। अब इसको कैसे समझेंगे कि जैसे क्या होता है, कभी कभी एक कपल है, इसमें ये Zn क्या है? पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या है? निगेटिव चार्ज। SO4 2- होता है, इस पे 2+ होता है। अब ये Cu के पास भी क्या होता है? 2+ चार्ज। अब यहां पे क्या हुआ कि भाई पॉजिटिव और निगेटिव ये पहले से जुड़े थे, एक कपल था, ये मेल ये फीमेल। बाद में क्या हुआ? ये फीमेल इस मेल से अट्रैक्ट करके मूव कर गई। तो यहां पे आपको ऐसे समझना है कि जैसे एक शादी की हुआ था, एक नई शादी का जोड़ा था, उसमें जो लड़का था और एक लड़की थी, लड़की का अफेयर किसी दूसरे लड़के से हो गया और वो उस लड़के के साथ फरार हो गई। तो ये कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म शो कर रहा है? मेटल। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पे जैसे ही आपने ये कर लिया, उसके बाद अब आपको क्या समझना है? नॉन मेटल। क्या समझना है? नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। अब बात वही है, फरार ही करना है आपको एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ, लेकिन अब क्या आपको फरार करना है? नॉन मेटल को, मेटल को नहीं। अब बस यहां हमें क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉन मेटल। सिंपल सा वर्ड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉन मेटल इन रिएक्टिंग स्पीसीज। यानी जो रिएक्टिंग स्पीसीज है, इसमें जो नॉन मेटल है उसको डिस्प्लेस कर देना है। अब जैसे हमारे पास क्या है, मान लेते हैं NaCl है और किसके साथ? Br के साथ। अब यहां पे Na क्या है? पॉजिटिव, Na+, Cl क्या है? निगेटिव, और Br भी क्या होता है? निगेटिव। अब ये बताइए कि क्या है कि पहले के कंडीशन में Na जुड़ा है ना Cl से, बाद में क्या हुआ? Na जुड़ गया किससे? Br से। तो ये क्या बना लेगा? NaBr, और क्या निकल जाएगा? Cl। अब मैंने एक बात आपको बताई कि अगर हम नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो इसी को तो हम लोग एनायनिक डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो अब ये कंडीशन किसको फॉलो कर रहा है? नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट को। अब जैसे ही ये कॉन्सेप्ट आप समझ लेते हैं वैसे ही अब आपको क्या समझना है? फोर्थ वन आपको यहां पे समझना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब वर्ड ही है डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी दोनों स्पीसीज आपस में क्या कर जाए? एक्सचेंज कर जाए। यानी एक्सचेंज ऑफ बोथ स्पीसीज इन रिएक्शन। यानी जो बोथ स्पीसीज की बात हो रही है, यानी दो स्पीसीज केटायन दोनों केटायन का हो जाए, एनायन दोनों एनायन का हो जाए। अब जैसे मान लेते हैं हमने लिखा AB+CD, बाद में क्या हुआ? A किससे जुड़ गया? D से। C किससे जुड़ गया? B से। बाद में क्या बन गया? AD+CB। तो ऐसी सिचुएशन आ जाए तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ऐसे समझ सकते हैं इसको एग्जांपल के तौर में, जैसे दो मित्र थे, उनकी शादी हुई, अब दोनों की वाइफ किसी और के साथ, यानी एक दूसरे को एक्सचेंज करके, यानी पहले की वाइफ दूसरे के साथ और दूसरे की वाइफ पहले के साथ फरार हो गई, तो यही क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसको कैसे आप समझेंगे? जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या है? NaOH, और साथ में इधर हमारे पास क्या है? KCl। बाद में क्या हुआ? K किससे जुड़ गया? OH से। Na किससे जुड़ गया? Cl से। क्या बना लिया? NaCl+
प्लस KOH, अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। ये बात क्लियर हो गई? यानी अगर हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमें क्या ध्यान देना होगा कि भाई दोनों स्पीशीज आपस में क्या होने चाहिए? एक्सचेंज होने चाहिए। ये बात क्लियर है? तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमारा जो फिफ्थ वन है वो हमारा क्या है? रेडॉक्स। फिफ्थ वन पॉइंट क्या है हमारा? रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन में आपको क्या ध्यान देना है? नाम ही है रेड ऑक्स। अगर अलग कर दें, रेड ऑक्स। रेड मतलब भाई आपको पता होगा ना, लाल। ऑक्स का मतलब बैल। अब यहां लाल बैल की बात नहीं हो रही है, यहां रेड का मतलब लिया गया है बेटा रिडक्शन से, और ऑक्स का मतलब लिया गया है ऑक्सीडेशन। यानी ऐसा रिएक्शन मैकेनिज्म जिसमें रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन, यानी रिडक्शन के साथ ऑक्सीडेशन भी प्लेस हो, तो इसी रिएक्शन मैकेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं? रेडॉक्स कहते हैं। ये बात क्लियर? वेट अ मिनट। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहां पे आपको क्या समझना होगा कि ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। अब आपको यहां पे वन साइड आप क्या लिख लीजिए? रिडक्शन, और सेकेंड वन साइड आप क्या लिख लीजिए? ऑक्सीडेशन। अब इस रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के कॉन्सेप्ट में आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। पहला एडिंग, और दूसरा आपको क्या याद रखना है? रिमूविंग। यानी अगर रिडक्शन है तो आप क्या ऐड करेंगे? हाइड्रोजन, और रिमूव क्या कर लेंगे? ऑक्सीजन। जबकि ऑक्सीडेशन है तो ऐड किसको करेंगे? ऑक्सीजन को, और रिमूव किसको करेंगे? हाइड्रोजन। यानी अगर आप ऐसी सिचुएशन कर रहे हैं कि भाई एडिंग की बात कर रहे हैं, तो अगर हाइड्रोजन एडिंग है तो रिडक्शन, ऑक्सीजन एडिंग है तो ऑक्सीडेशन। अगर उल्टा हो जाए, अगर ऑक्सीजन निकले तो ये क्या होगा? रिडक्शन। अगर हाइड्रोजन निकले तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। अब इस चीज को कैसे आप करेंगे? अब जैसे कार्बन किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके क्या बना लिया? कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर यही ये हो जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेक करके क्या निकाल दे? कार्बन आयन, ऑक्सीजन। तो यहां पे जो ऐड हो रहा है बेटा, ये क्या है? ऑक्सीडेशन है। ये क्या है? ऑक्सीडेशन। और यहां जो ब्रेक डाउन हो रहा है ये क्या है? हमारा रिडक्शन है। तो ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। अब इसी रिएक्शन मैकेनिज्म को एक साथ मैं शो करा दूं भाई, C+O2 और बाई मॉलिक्यूलर या बाई डायरेक्शनल रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू शो करा दूं, तब क्या होगा? कार्बन किससे ऐड हो रहा है? ऑक्सीजन से। क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पे कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म होगा? ऑक्सीडेशन। अगर अपोज कर दूं तो यहां पे ये रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होगा? रिडक्शन। यानी ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। अगर इस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं तो यही क्या है? किसका? रिडॉक्स का। लेकिन अभी मैंने ये पहला सिचुएशन किसके अकॉर्डिंग बात किया? ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग। जब यही बात मैं हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग कर रहा हूं भाई, जैसे मान लीजिए मैंने कार्बन और हाइड्रोजन लिया, इसको ऐड किया, क्या बन गया? मीथेन बन गया। और जब मैंने मीथेन को ब्रेक किया, यहां से क्या बन गया? कार्बन आयन, हाइड्रोजन। तो यहां से अब आपको ध्यान देना है, यहां पे क्या हो रहा है? कार्बन और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? एडिशन। तो यहां पे एडिशन हो रहा है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? रिडक्शन को। और यहां से हाइड्रोजन का निकलना हो रहा है भाई, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ऑक्सीडेशन को। तो जैसे इन दोनों को मिला के आप रिएक्शन मैकेनिज्म लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? C+2H2, और यहां से ये क्या फॉर्म कर देंगे? CH4। अब यहां पे ये पहला कंडीशन तो रिडक्शन होगा, और लोअर वन कंडीशन क्या किसको रिप्रेजेंट करेगा? ऑक्सीडेशन। यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। बस यहां आपको यह ध्यान देना है कि अगर
किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो वो रिडक्शन होगा, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा। अगर उल्टा हो जाए, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा, अगर ऑक्सीजन रिमूव हो जाए तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट होने के बाद हमें क्या समझना होगा कि किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म में हम बैलेंसिंग कैसे करेंगे, यानी केमिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन की बात करेंगे, केमिकल बैलेंसिंग की बात करेंगे। तो चलिए अब केमिकल बैलेंसिंग की बात करते हैं। तो अब हमें क्या ध्यान देना है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो बस हमें क्या ध्यान देना है, अब इसके लिए भी आपको कुछ कंडीशन ध्यान देने हैं, कुछ रूल आपको ध्यान देने हैं। पहला आपको यहां पे क्या देना है कि मेंशन ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आपको क्या बनाना है कि जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं सबको आपको मेंशन करना है। सेकेंड वन आपको क्या ध्यान देना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी जो एलिमेंट के नंबर है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में उनके बारे में आपको देखना है। नंबर थर्ड, इक्विवेलेंस द नंबर ऑफ एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्या करना है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट को क्या करना है, इक्विवेलेंट करना है, यानी उनको बराबर करना है। एंड फोर्थ वन, जैसे ही आप कर लेंगे तो आपको क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन, आपको दर्शाना है कि भाई कैसे हो गया। तो अब ये 4 रूल आपको फॉलो करने हैं बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन में, यानी केमिकल रिएक्शन को बैलेंसिंग करने में। यानी अगर बैलेंस केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो आप कैसे कहेंगे, तो आपको बस ये एक बात ध्यान देना है। सबसे पहला आपको कॉन्सेप्ट क्या क्लियर होना चाहिए कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होने चाहिए, आपको पता होने चाहिए। दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कितने हैं। तीसरी बात आपको यह पता होनी चाहिए कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के हैं वो बराबर होने चाहिए। और चौथी बात, जैसे ही आप रिप्रेजेंट करेंगे वो होने चाहिए। ये बात क्लियर। अब जैसे ही आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, अब आपको क्या ध्यान देना है कि कोई भी रिएक्शन ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं मैंने ले लिया Na2SO4 प्लस Zn। अब मैंने यहां पे क्या लिख दिया भाई, 2Zn, या थोड़ा सा दूसरा लेते हैं। हाँ, अब जैसे मान लेते हैं मैंने ले लिया ZnSO4 प्लस Na। अब ये मैंने ले लिया और मैंने क्या किया, इधर मैंने क्या बना लिया, Na2SO4 और क्या रिमूव कर दिया, Zn। अब आपको कैसे करना है, कैसे पहचानना है, इसको समझना है। अब यहां पे ये देखिए कि Zn कितने हैं, 1 भाई सिंगल। SO4 ये कंप्लीट ग्रुप कितना है, 1। Na कितना है, 1। यहां पे जब हम बात करें तो Na कितने हैं, 2। SO4 कितना है भाई, 1। Zn कितना है, 1। अब भाई इसका और इसका नंबर क्या है, सेम है। इसमें इसका और इसका नंबर क्या है, सेम है। लेकिन यहां पे ये 1 है और ये क्या है, 2 है। तो जहां पे Na 1 होगा वहां पे कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, तब तो ये 2 हो जाएगा। तो अब यहां पे जैसे ही आपने 2 मेंशन किया, अब ये दोनों क्या हो गए, इक्विवेलेंस। तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म किसको शो कर रहा है भाई, बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शंस को। ये बात क्लियर हो गई। अब ऐसे ही कोई और ले लेते हैं। अब जैसे मान लेते हैं हमने ले लिया AlCl3, क्या ले लिया, AlCl3, और किसके साथ रिएक्शन मैंने करा दिया, ZnSO4 के साथ। और क्या बना दिया बना दिया Al2SO4 होल थ्राइस, और साथ ही साथ मैंने क्या बना दिया, ZnCl2। अब यहां पे आपको इसे बैलेंस करना है। तो अब यहां पे मैंने क्या लिख लिया, AlCl
ZnSO4। अब Al कितना है भाई 1, Cl कितने हैं 3, Zn कितना है 1, SO4 कितने हैं 1। यहां पे बात करते हैं Al कितने हैं 2, Cl कितने हैं भाई 2 मेंशन है, SO4 कितना मेंशन है 3, Zn कितना मेंशन है 1। अब यहां पे देखिए Al1 यहां पे क्या है 2, तो यहां पे हमें इसे बराबर करना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, जैसे 2 से करेंगे तो ये बराबर होगा, तो जहां ये वैल्यू है उसके सामने कर देते हैं, यहां पे 2 आ गया। अब Cl कितने हो गए भाई 3 2 जा 6, यानी ये अपने आप 6 हो गया, और यहां पे क्या है 2 है, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दे भाई, यहां पे हमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, तो 2 3 जा 6, ये भी क्या हो गए बैलेंस हो गए। तो अब यहां मैंने क्या कर दिया 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई किया, Zn के सामने कितने आए 3 आ गया, तो यहां पे कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो 3 1 जा 3। अब यहां पे Zn कहां है वहां 1, यहां पे हम कितने से कर देंगे 3 से। अब ये दोनों भी क्या हो गए बराबर, तो यहां पे अब हमने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। अब SO4 कितना है भाई 1 into 3 यानी 3, और यहां पे तो ये पहले से लिखा है 3, तो ये दोनों भी क्या हो गए बैलेंस। अब इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि ये वाला इसके बराबर है, 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 यानी हर एक कॉन्सेप्ट एक दूसरे के साथ क्या है बराबर है, इक्विवेलेंट है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ये बात क्लियर हो गई। यानी बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको सिंपल सा एक वर्ड याद रखना है कि जब भी आप किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं तो उस कॉन्सेप्ट में आपको एक कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट को आप कितना आसानी से कितनी जल्दी बैलेंस कर सकते हैं। ये बात क्लियर। अब जैसे ही आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो अब इस चैप्टर में सिर्फ 2 टॉपिक बच जाते हैं। एक टॉपिक होता है कोरोजन और दूसरा रेंसिडिटी। सबसे पहला आप कॉन्सेप्ट बात करते हैं कोरोजन से। अब कोरोजन का मतलब क्या होता है, सिंपल सा डैमेजिंग ऑफ अपर सरफेस ऑफ एनी सबस्ट्रेट। अब कोई भी सबस्ट्रेट हो, इससे हमें मतलब नहीं, कोई भी सबस्ट्रेट हो उसका अगर अपर सरफेस डैमेज हो तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं कोरोजन कहते हैं। बट अब एक बात दिमाग में बैठा लेना, फॉर मेटल्स इट इज कॉल्ड एज रस्टिंग। ये जरूर ध्यान देना कि अगर भाई रस्टिंग वर्ड यूज कर लिया जाए तो ये किसके लिए होगा, मेटल के लिए, नॉन मेटल या अदर सब्सटेंसेस के लिए नहीं। अब भाई प्लास्टिक के लिए आप रस्टिंग नहीं कहेंगे, प्लास्टिक के लिए आपको सिंपल सा वर्ड यूज करना है कोरोजन। क्या यूज करना है कोरोजन। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पे आपको ध्यान क्या देना है, कोरोजन होता कब है, तो भाई ध्यान देना कोरोजन कॉजेज ड्यू टू ह्यूमिडिटी एंड गैस और एयर। जो कोरोजन है ये किसकी वजह से कहा जाता है, ह्यूमिडिटी, यानी भाई इसे हम लोग क्या कर सकते हैं एक्वस एयर। क्या कर सकते हैं एक्वस एयर, यानी ह्यूमिडिटी और एयर की वजह से होता है, ऑक्सीजन की वजह से होता है। ये बात क्लियर हो गई। अब जैसे ही ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है आपको यहां पे प्रिवेंशन आपको ध्यान देना है, यानी कोरोजन से आप कैसे बचाएंगे। तो पहला प्रोसेस क्या होता है लेयरिंग, यानी एक लेयरिंग और कोटिंग, यानी कोई भी मेटल है, कोई भी अदर सब्सटेंसेस, उसके ऊपर एक कोई नया लेयर चढ़ा दो, एक लेयर कर दो। एक जैसे आप नया कोई भी मटेरियल आता है मार्केट में या आप खरीदने जाते हो तो वो पैक मिलता है। वो पैक क्यों मिलता है, ताकि उसका जो अपर सरफेस है वो डैमेज ना हो पाए, इसलिए वो ऐसा है। तो इसीलिए लेयरिंग और कोटिंग का कॉन्सेप्ट है। सेकेंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। क्या है बेटा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। थर्ड वन पेंटिंग।
अब भाई जब मेटल को पेंट कर दिया जाता है, मेटल पे पेंट कर दिया जाता है तो उससे डैमेजिंग से बच जाता है। फोर्थ वन ऑयलिंग, यानी ऑयल चढ़ा देना, ऑयल कर देना। फिफ्थ वन ब्रशिंग, ये है। अब बेटा ये 5 स्टेप्स आपके क्या है कि भाई जो कोरोजन है उसको होने से रोकते हैं। ये बात क्लियर। अब इसी टॉपिक के साथ जो लास्ट टॉपिक है हमारा रेंसिडिटी, और जैसे ही ये रेंसिडिटी का टॉपिक खत्म होता है, आपका जो बोर्ड लेवल का क्वेश्चन पेपर होता है इन्हीं टॉपिक से होता है। तो आपको ये 4 to 5 मार्क्स जो फर्स्ट चैप्टर से है क्लास 10th का, वो आपको क्लियर हो जाना चाहिए, आपको हर एक पॉइंट अच्छे से आना चाहिए। तो चलिए लास्ट टॉपिक है, इसकी बात करते हैं। नाम क्या है? रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को हम लोग क्या कहते हैं? द चेंज इन कलर और ऑर्डर ऑफ ऑयली सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस जो क्या है? ऑयली है, जिनमें क्या है? ऑयल है। ऐसे सब्सटेंस का अगर क्या चेंज हो जाए, कलर या ऑर्डर, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेंसिडिटी कहते हैं। अब रेंसिडिटी के कॉजेस क्या हो सकते हैं भाई? फंगल इंफेक्शंस या फंगल इफेक्ट, क्या हो सकता है? माइक्रोबियल इंफेक्शंस या माइक्रोबियल इफेक्ट। यानी ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है जिससे ये हो जाए। बस आपको ये याद रखना है कि अगर रेंसिडिटी वर्ड आ गई तो इसका मतलब क्या होता है? चेंज इन कलर और ऑर्डर ऑफ ऑयली सब्सटेंस। अगर जो ऑयली सब्सटेंस है, जैसे अचार आप जानते हो, पिकल जानते हो ना, पिकल्स में क्या होता है? जैसे ही कभी कभी उसमें व्हाइट पाउडरी स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फंगल इन्फेक्शन कहते हैं। अब इस फंगल इन्फेक्शन की वजह से ये जो पिकल्स है, अचार है, इनका टेस्ट क्या हो जाता है? बदल जाता है, इनका स्मेल बदल जाता है। तो इसी कंडीशन को हम लोग किसमें समझते हैं? रेंसिडिटी में समझते हैं। तो बेटा अभी तक हम लोगों ने क्या बात किया? हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट किया। हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट में क्या, फर्स्ट पॉइंट में हमने किसके बारे में बात किया? केमिकल रिएक्शन एंड रिएक्शन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इन चेंज इनटू प्रोडक्ट। इसके बारे में बात किया रिएक्टेंट क्या होता है? दैट कंपोनेंट व्हिच इज पार्टिसिपेट इन चेंजिंग दैट इज चेंज। ये सारी बातें मैंने किया था फर्स्ट पॉइंट में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में। दूसरे में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नेचर के बारे में बात किया था। रिएक्टेंट को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, सबस्ट्रेट और रिएजेंट में। अब जैसे ही आप ये बात करते, फिर उसके बाद मैंने आपसे बात किया था टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जिसमें आपसे मैंने बात किया था ऑन द बेसिस ऑफ हीट, एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, यूनिडायरेक्शनल है, बाइडायरेक्शनल ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन और डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट है, रिडॉक्स, इसके बारे में बात किया था। फिर एक्सोथर्मिक यानी हीट का निकलना, एंडोथर्मिक यानी हीट का अंदर आना, एब्जॉर्ब होना। मैंने इसके बाद बताया था कि अगर एक्सोथर्मिक है तो कैसा फील होगा, हॉट फील होगा, एंडोथर्मिक है तो कैसा फील होगा, कोल्ड फील होगा। फिर मैंने ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन बात किया था, यूनिडायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल, अगर सिंगल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वन डायरेक्शन में जा रहा है तो यूनिडायरेक्शनल, अगर बोथ डायरेक्शन में जा रहा है, 2 डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या है? बाई डायरेक्शनल। इसके बाद मैंने आपसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर मैंने आपसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन या डिसोसिएशन रिएक्शन, फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर मेटल डिस्प्लेसमेंट या कैटायनिक नॉन मेटल, इसके बाद मैंने डबल डिस्प्लेसमेंट, साथ ही साथ मैंने आपसे रिडॉक्स की बात किया। रिडॉक्स के बाद मैंने आपसे बात किया बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, और जिस रूल मैंने बता दिया कि आपको ये 4 जो रूल है इन्हें जरूर फॉलो करना है। इसके बाद मैंने आपसे बात कर लिया था ये बैलेंसिंग कंडीशन को कैसे आप बैलेंस कर रहे हैं। फिर मैंने आपसे ये रिएक्शन भी दिखाया था, 2 मैकेनिज्म दिखाया था। कोरोजन मैंने बता दिया कि भाई डैमेजिंग अपर सरफेस ऑफ एनी सबस्ट्रेट। अब साथ साथ मैंने आपसे कोरोजन के इफेक्ट बताया था, कैसे रोका जा सकता है। और लास्ट वन हमने क्या बताया था? रेंसिडिटी। ये बात क्लियर? तो जैसा कि मैंने आज आपसे 1 शॉर्ट वीडियो में फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th का कवरअप किया है, तो इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आप सबको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो चलिए इसी उम्मीद और आशा के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बस आपसे ये उम्मीद और आशा है कि आप सब हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।